इस वीडियो में हम क्लास 7th न्यू लॉन्गमैन विस्तार हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स 700 to 1200 CE पढ़ेंगे। चैप्टर में हम अबाउट किंगडम्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया के साउथ और नॉर्थ में अर्ली मेडिवल पीरियड के समय कौन से राज्य उभरे और कन्नौज की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस और ट्रिपटाइट स्ट्रगल के बारे में, और टर्किश घुसपैठियों के बारे में, साउथ के सबसे ज़्यादा पावरफुल राज्य द चोलास और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड 700 to 1200 CE, denoted as the early medieval period, a number of powerful regional kingdoms arose in North India। 700 to 1200 CE के पीरियड, जिसे अर्ली मेडिवल पीरियड कहते हैं, के दौरान नॉर्थ इंडिया, द डेक्कन और साउथ इंडिया में बहुत सारे ताकतवर रीजनल क्षेत्रीय राज्य बने। इन सभी राज्यों की एक बड़ा एम्पायर बनाने की इच्छा थी और इसलिए अपनी पड़ोसी टेरिटरीज पर कंट्रोल करने के लिए वे एक दूसरे से लगातार लड़ते रहे। यहाँ पर टाइमलाइन दी हुई है जो 800 CE से 1300 CE तक की है। यह इम्पॉर्टेंट है। राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। In the post-Gupta period, administrative officials were also granted land। post-Gupta period में मतलब गुप्ता काल के बाद ऑफिशियल्स को भी ज़मीन दे दी जाती थी। ये ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों पर रूलर्स यानी राजाओं के प्रति फिस्कल यानी वित्तीय और मिलिट्री यानी सेना दायित्व थे। ज़मीन देना 17वीं सेंचुरी में बहुत बढ़ गया और पूरे देश में फैल गया। Most part of the kingdoms of all the major powers of western and central India included the territories under the control of such land officials, also known as feudatories. For example, the Palas were dominant in the eastern India, whereas the Gojara Pratiharas dominated western India and the upper Gangetic Valley. The third major kingdom was that of the Rashtrakutas, who controlled the Deccan and the territories in northern and southern India at different times। ज़मीन देना इन ऑफिशियल्स को इतना बढ़ गया कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के बड़े ताकतवर राज्य के ज़्यादातर हिस्से, जिसमें टेरिटरीज भी थी, उन सभी का कंट्रोल इन ऑफिशियल्स के पास था, जिन्हें फ्यूडेटरीज कहते थे। हालांकि फ्यूडेटरी चीफ यानी सामंत प्रमुख खुद को फ्री करने के लिए ईगर यानी उत्सुक थे। जब भी मौका मिलता इन सामंत यानी फ्यूडेटरीज में से कुछ ने लड़ाई लड़ी और अर्ली मेडिवल पीरियड के समय नए राज्य की तरह उभरे। जैसे कि पालाज ईस्टर्न इंडिया में डोमिनेंट थे, जबकि वेस्टर्न इंडिया और अपर गैंजेटिक वैली में गोजरा प्रतिहारास डोमिनेंट थे। तीसरा बड़ा राज्य था राष्ट्रकूटास, जो अलग समय में नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में डेक्कन और टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं। इस समय में बहुत सारे राजपूत राज्य भी उभरे। उनमें से कुछ चाहमनाज या चौहान्स हैं। ये बहुत प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध थे। साउथ में चोलाज बहुत ताकतवर राज्य था और अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और अग्रेरियन एक्सपेंशन यानी फैलना के लिए जाने गए। मतलब किंग अपने ऑफिशियल से खुश होकर उनको इनाम के रूप में ज़मीन दे देते थे और ज़मीन का मालिक बनने के बाद जब ये ऑफिशियल्स चाहें तो किंग के अंदर काम करें या नहीं चाहे तो अपनी खुद की टेरिटरी डिक्लेयर कर लेते थे, क्योंकि अब उनके पास उनकी खुद की ज़मीन है जिसका मालिक ऑफिशियल है और उनके पास पावर भी है, तो वो किंग से लड़ाई भी लड़ सकते हैं। अगर ऑफिशियल्स जीते तो किंग का राज्य भी उनका हो जाएगा और ऑफिशियल्स किंग बन जाएंगे। अब ट्रिपटाइट स्ट्रगल पढ़ते हैं। अर्ली मेडिवल पीरियड की सभी रूलिंग डायनेस्टीज़ के अपने खुद के एरियाज थे। ऑल द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड हैड देयर ओन एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, बट दे ऑफन ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज फॉर मोर वेल्थ। वन सच lucrative area was Kannauj in the Ganges Valley, which led to the tripartite struggle between the Palas, Gojara Pratiharas and the Rashtrakutas। अर्ली मेडिवल पीरियड की सभी रूलिंग डायनेस्टीज़ के अपने खुद के एरियाज थे, पर ज़्यादा वेल्थ,
पैसों के लिए दूसरे एरियाज़ में भी अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करते थे। डायनेस्टीज़ का मतलब जब एक राजा का बेटा राजा बने और उसका बेटा भी राजा बने, इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और आगे जब सेम फैमिली के मेंबर्स राजा बने तो उसे डायनेस्टी बोलते हैं। इसी तरह का एक एरिया था कन्नौज, जो गंगा की वैली में था, जिसने ट्रिपरटाइट स्ट्रगल कराई पालाज, गुर्जर प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास के बीच। इट इज सेड that the main cause of the struggle was the desire to possess the city of Kannauj, which was then a symbol of sovereignty. This warfare was also for control over the fertile regions of the Gangetic Valley. Another prime reason for their conflict was their desire to have control over the riches beyond their own territories. This was possibly because the rulers needed huge amount of wealth to enhance their military prowess. ऐसा कहा जाता है कि इस स्ट्रगल का मेन कारण कन्नौज सिटी पर अधिकार करना था, जो बाद में सोवेरेनिटी यानी सर्वोच्च सत्ता का सिंबल बना। यह लड़ाई गंगा की वैली के फर्टाइल रीजन्स पर कंट्रोल करने के लिए भी थी। दूसरा बड़ा रीज़न था इस कॉन्फ्लिक्ट का कि अपने टेरिटरीज़ के बाहर भी अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। यह शायद इसलिए था क्योंकि रूलर्स को अपनी मिलिट्री प्राउवेस यानी कौशल को बढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। बड़े बड़े टेम्पल्स और बिल्डिंग्स बनाकर अपनी पावर और रिसोर्सेज डेमोन्स्ट्रेट करते थे। हम इन 3 प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कन्नौज के लिए पालाज, गुर्जर प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास ने लड़ाई लड़ी, जिसे ट्रिपरटाइट स्ट्रगल कहते हैं। द गुर्जर Pratiharas, also known as the Pratiharas, used their military skills and power to carve out a kingdom in western India. As rulers, the Pratiharas came into prominence in the middle of the 8th century CE when their king Nagabhat I defended western India from the Arab incursions from Sindh to Rajasthan. गुर्जर प्रतिहारास को प्रतिहारास भी कहते हैं। गुर्जर प्रतिहारास ने अपनी मिलिट्री स्किल्स मतलब मिलिट्री की टेक्निक और पावर मतलब ताकत को वेस्टर्न इंडिया में एक किंगडम कार्व आउट करने में यूज़ किया। कार्व आउट मतलब बनाने में, या हम कह सकते हैं कि प्रतिहारास ने अपनी मिलिट्री कौशल और ताकत का यूज़ करके एक किंगडम बनाया वेस्टर्न इंडिया में। और रूलर्स के रूप में प्रतिहारास प्रोमिनेंस मतलब प्रमुखता में 8th सेंचुरी CE के मिडिल में आए, जब उनके किंग नागाभट्ट I ने सिंध से राजस्थान तक अरब इनकर्जन्स मतलब अरब घुसपैठियों से वेस्टर्न इंडिया की रक्षा की। वह अपने सक्सेसर्स मतलब उत्तराधिकारियों को एक पावरफुल प्रिंसिपैलिटी मतलब शक्तिशाली रियासत छोड़ने में सक्षम था, जिसमें मालवा और राजपूताना और गुजरात के कुछ हिस्से यानी पार्ट्स शामिल हैं। 836 से 851 CE मिहिर भोज और उसके सक्सेसर महेंद्रपाला 890 to 910 CE के शासन यानी रूल में प्रतिहारास डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार यानी एक्सपैंड और विकास यानी फ्लोरिश हुआ। राज्य की टेरिटरी यानी क्षेत्र ईस्ट में बंगाल और वेस्ट में पंजाब, अवध, मालवा और गुजरात तक फैला। The Palas. Another important kingdom of the period was that of the Palas. The Pala kingdom was founded by Gopala in 750 CE. It is believed that he was elected as the king by the nobles to end the regional anarchy. It seems that he consolidated his authority over almost the whole of Bengal and parts of Bihar. Gopala was an ardent Buddhist and had built the monastery at ओडंतापुरी इन बिहार। अब हम पालास के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पीरियड के एक और इम्पोर्टेंट किंगडम था, वो है पालास। 750 CE में गोपाला के द्वारा पाला किंगडम फाउंड हुआ। ऐसा माना जाता है कि नोबल्स के द्वारा गोपाला को चुना गया था ताकि रीजनल एनार्की को ख़त्म किया जा सके। एनार्की का मतलब
ऐसी सिचुएशन जब लोग रूल्स और लॉस को नहीं मानते हैं। ऐसा लगता है कि उसने लगभग पूरे बंगाल और बिहार के पार्ट्स पर अपना अधिकार जमा लिया। गोपाला एक आर्डेंट बुद्धिस्ट था। आर्डेंट मतलब उत्साही, और उसने बिहार में ओडंतापुरी में मोनास्ट्री बनाई। मोनास्ट्री मतलब मठ जहाँ मॉन्क्स साथ में रहते हैं। उसके सक्सेसर धर्मपाला ने 770 to 810 CE ने किंगडम फैलाया और कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा भी किया। देवपाला बहुत ताकतवर पाला रूलर में से एक थे। देवपाला ने नॉर्थ डेक्कन और पेनिनसुला के सदर्न पार्ट्स में रेड्स यानी छापेमारी का नेतृत्व यानी लेड किया। एक बुद्धिस्ट की तरह उसने भागलपुर के पास विक्रमशिला की एक फेमस महाविहार बनाई। उसने एक ग्रेट यानी महान बुद्धिस्ट ऑथर हरिभद्रा को संरक्षण दिया। रामापाला 1077 to 1120 CE लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे। उसने ब्रजज्योतिषपुरा, असम, उड़ीसा के पार्ट्स और मॉडर्न नेपाल के पार्ट्स तक अपना कंट्रोल फैला लिया था। The Rashtrakutas in the Deccan were feudatories of the Chalukyas of Karnataka. However, Dantidurga 735 to 756 CE overthrew the Chalukyan king Kirtivarman in Deccan and founded the Rashtrakuta kingdom. The Rashtrakuta territory reached its zenith under their able ruler Amoghavarsa 814 to 878 CE. He set up a new capital at Manyakhet or Malkhed. During his reign, Bhuj became the best port in the region. The Rashtrakuta territory spread from Malwa in the west to Kanchi in the southeast. The rulers of this dynasty were great patrons of art and architecture. This is evident by the beautiful temples built by the rulers at Ellora and Elephanta caves. Krishna I 756 to 774 CE built the Kailash temple at Ellora. राष्ट्रकूटास डेक्कन में कर्नाटका के चालुक्यास के फ्यूडेटरीज थे। फ्यूडेटरीज मतलब सामंत या जागीरदार जो चालुक्यास के ऑफिशियल्स थे। हालांकि 735 to 756 CE में दांतीदुर्गा राष्ट्रकूटास ने चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन को डेक्कन से ओवरथ्रू कर दिया। ओवरथ्रू का मतलब उखाड़ फेंका और राष्ट्रकूटा किंगडम बनाया। राष्ट्रकूटा टेरिटरी यानी क्षेत्र अपने जेनिथ यानी चरम पर अमोघवर्षा रूलर के अंदर पहुंची। 814 to 878 CE उसने नई कैपिटल यानी राजधानी बनाई मान्यखेत या मालखेड़ में। उसके रेन मतलब शासनकाल में रोच एक बेस्ट पोर्ट बन गया उस क्षेत्र का। राष्ट्रकूटा टेरिटरी वेस्ट में मालवा से साउथ ईस्ट में कांची तक फैल गए। इस डायनेस्टी के रूलर्स आर्ट और आर्किटेक्चर के बड़े संरक्षक थे और एलोरा के ब्यूटीफुल मंदिर और एलिफेंटा केव्स इसके एविडेंट हैं। कृष्णा I 756 to 774 CE ने एलोरा में कैलाश टेम्पल बनवाया था। हमें मैप में गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास के क्षेत्र का एक्सटेंट दिख रहा है। अब आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।